नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 30 नवंबर 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए यहाँ पर 40 जीके के सवाल, यानी सारे सवाल मिल चुके हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और वीडियो को लास्ट में कुछ हिंदी के सवाल यहाँ पर 22 सवाल मिले हैं, वो भी कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने से अपने पूछे गए इस प्रकार सवाल सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पर। तो ये सभी प्रथम पारी में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपके जो टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है 12 मंथ के बजाय 18 मंथ का, इस डील को ग्रैब करने का आज अंतिम दिन है, यानी 30 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक। इसके बाद ये सेम पास आपको 280 रुपये में मिल रहा है और उसके बाद आपको मिल जाएगा ये 12 मंथ की वैलिडिटी में। तो इस डील को अभी जाके आप अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। टीटीजे के कूपन कोड लगाना न भूलें। इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 120 रुपये के डिस्काउंट पर 280 रुपये में, और जो वैलिडिटी है यहाँ पर 12 के बजाय 6 मंथ और यानी 18 मंथ की मिल रही है। ये लास्ट डे है, डील को जरूर ग्रैब कीजिएगा। टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएसआई वगैरह इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास पर एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जहां से 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो प्रथम पारी में जो जीके के सवाल पूछे गए, पहला सवाल देखिएगा, 100 मिली खून में जो ब्लड है, तो 100 मिली रक्त में एल्कोहल की वह सीमा क्या है जिससे ऊपर गाड़ी चलाना अपराध है। तो आप ड्रिंक और ड्राइव जो बात आती है, यानी ड्रिंकिंग के बाद कितने यहाँ पर लिमिट रहती है कि उस एल्कोहल की लिमिट से यदि ऊपर आप शराब पीते हो तो वो आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो शराब तो पी सकते हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खून में 30 mg, ठीक है, 30 mg पर 100 ml जो ब्लड है उसमें शराब की मात्रा पाई जाती है 30 mg, जो आपको विकल्प दे रखा था प्रति 100 ml जो दे रखा था, तो ये आपकी 30 mg लिमिट है। इससे ज़्यादा यदि आपके पाई जाती है शराब की मात्रा, उस केस में आप पर लीगल एक्शन ली जाएगी, यानी वाहन पर नियंत्रण करने की स्थिति में 30 mg तक रहती है लिमिट। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन का शुभारंभ फ्रांस और किस देश ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन की बात आ रही है तो भारत और फ्रांस के द्वारा, फ्रांस के साथ भारत ने यहाँ पर अभी जो अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस है, इनके टोटल सदस्य देश है 124, और ये पहल की शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने। इस प्रकार के शोर गठबंधन के नाम से ये शुरुआत है वो फ्रांस के साथ मिलकर 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? अजय माथुर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने किस सोशल नेटवर्किंग साइट का अधिग्रहण किया है? आज थोड़े जी के सवाल है वो टफ पूछे गए हमेशा से। तो 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो नेटवर्किंग साइट का अधिग्रहण किया है यानी खरीदा है वो यामर, यामर नाम से एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसको 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने डील की है। बाकी 2016 का पूछ रहे तो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को 2016 में बाई किया है। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ इंपोर्टेंट अधिग्रहण में आपके स्काइप है 2011 में खरीदा है, नेविशियन 2002 में, वीडियो कॉर्पोरेशन 2000 में, नोकिया का जो मोबाइल एंड डिवाइस डिवाइजन है ये 2013 में बाई किया है, और मोजेंग है 2014 में, गिट हब है 2018 में, और 2021 में क्या किया है तो 2021 में इन्होंने नेंस कम्युनिकेशंस को बाई किया है, 20 में जेनिमैक्स मीडिया को। ये कुछ इंपोर्टेंट डील हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने बाई की है। आपको 2012 का पूछा है सोशल नेटवर्किंग साइट का, तो यामर हो जाएगा। इसके अलावा लिंक्डइन भी इंपोर्टेंट है जो कि दिसंबर 2016 में खरीदी है। आपातकाल में संसद का कार्यकाल कौन बढ़ाता है, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल है एक अस्थायी सदन के रूप में जो बढ़ाया जाता है, तो आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल जो वैसे सामान्य कितना होता है 5 वर्ष का होता है, इसको आगे बढ़ाने के लिए संसद के द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है, लोकसभा इमरजेंसी के वक्त उसका कार्यकाल है वो संसद के द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जाएगा, और एक समय में एक बार ये संसद के द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष एक्सटेंड किया जाएगा। ये आप कितने वर्ष भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एक बार में 1 वर्ष ही, दोबारा यहाँ पर सेम प्रक्रिया के द्वारा 1 वर्ष, और इस प्रकार आप कितने भी समय तक ये एक्सटेंड कर सकते हो। इसी प्रकार राज्य विधानसभा में भी होता है आपातकाल के दौरान, और ये जो अधिकतम 6 मंथ है वहां तक के लिए वैलिड रहेगा, एक्सटेंशन है, आपातकाल की समाप्ति के बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपको अपहरण से संबंधित पूछा गया है। एक दोस्तों व्यापहरण होता है, एक अपहरण होता है, दोनों में अंतर क्या बताता हूँ, लेकिन आपको ये व्यापहरण के तरीके से पूछा गया है। तो व्यापहरण है ये किस उम्र से कम लड़की के लिए परिभाषित है? 18 वर्ष से कम। व्यापहरण में क्या होता है, 16 वर्ष से कम उम्र का बालक है, या फिर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, या फिर किसी भी आयु वर्ग का विकृत चित्त को बहला फुसला कर, ठीक है। या तो ये दोनों कंडीशन है, लड़की के केस में वो 18 वर्ष से कम है, या फिर लड़के के केस में वो 16 वर्ष से कम है, और या फिर कोई भी विकृत चित्त है आप कह सकते हो
माइंड डिस्टर्ब्ड है तो उनको बहला फुसला कर या फिर अपनी मर्जी से पेरेंट्स के अनुमति के बिना कोई अपने साथ ले जाता है तो उसे व्यापरण कहेंगे। बहला फुसला कर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का ये पूछा गया है, व्यापरण है, यहाँ पर धारा 361 के तहत परिभाषित है। और एक होता है अपहरण। अपहरण में ये सभी इसका उल्टा यानी 16 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का है और 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो गर्ल्स है इनको यदि बलपूर्वक, बहला फुसला कर नहीं, बलपूर्वक आप जबरदस्ती से उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाते हो तो वो अपहरण हो जाएगा धारा 362 के तहत। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर हाई कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर अलग हो चुके हैं ये न्यायालय से, तो उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश आपको एडहॉक जज का पूछा है, सेवानिवृत्त जज कह सकते हो। इनकी नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? जब इनकी नियुक्ति दोबारा बात हो रही है यानी वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा लगता है कि हाईकोर्ट में केसेस है तो उनको पेंडिंग केसेस को निपटाना है, तो वहाँ पर इन सभी जो न्यायाधीश हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये किसकी सलाह पर नियुक्ति की जाती है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये की जाएगी नियुक्ति है। जो हाईकोर्ट का रहता है मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से रहती है, अपने आप में पहले से सहमति है, बाद में नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो एड हॉक जज है, सेवानिवृत्त जज है। ये आर्टिकल 224A में इस प्रकार की नियुक्ति का प्रावधान देखने को मिलता है। अगला सवाल यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत पशुओं की ट्रॉफी रखना अपराध है? पशुओं की ट्रॉफी का क्या मतलब है? ट्रॉफी एक तरीके से जानवर ही कह सकते हो, यानी जो पशु है मृत जानवर के केस में आ जाएगा ये, उसका सिर, हल, त्वचा है, शरीर का कोई अन्य हिस्सा है, जैसे शिकारी वगैरह उसको स्मारिका के तौर पर रखते हैं तो ये एक तरीके से अपराध है, नहीं रख सकते। तो ये किस सेक्शन में बताया गया है? जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में डीप से पूछ लिया उसकी धारा, तो सेक्शन 2 में इस प्रकार का प्रावधान है। शिकार है, हंटिंग से संबंधित धारा है वो सेक्शन 9 है। अगला सवाल यहाँ पर, और बाकी इसमें जो अपराध के केस में 25,000 रुपये का जुर्माना है, 3 साल तक की कैद हो सकती है, ट्रॉफियों में व्यापार वगैरह आप करते हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति हैं, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की शक्तियां दी गई हैं, आर्टिकल 324(2) में वर्णित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और जो 65 वर्ष है, जो भी आयु पहले हो। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम आज पूछ लिया, 2 बार 2005 को पारित हुआ है। कोरल आइलैंड आपको पूछा कहाँ पर है, तो विकल्प पर आधारित है। बाकी कोरल आइलैंड की बात करूं तो ज्यादातर आपको ये प्रवाल द्वीप है, एटॉल से ही प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। भारत में लक्षद्वीप है, इसमें टोटल 12 कोरल द्वीप्स का ये समूह है। कोरल द्वीप 12 है, वैसे ओवरऑल तो ये 32 के आसपास आइलैंड का ग्रुप है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश 12 कोरल द्वीप हैं जो मूंगे से बनकर होते हैं। तो मालद्वीप भी एक प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। तो क्या विकल्प है आप बताना। बाकी जारविस, बेकर, हाउलैंड द्वीप समूह है, अमेरिकी क्षेत्र प्रवाल द्वीपों के स्पष्ट रूप से उदाहरण आप कह सकते हो। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ है? यूनिवर्सिटी से जितने भी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है वो कब स्थापित हुई है, यहाँ से लगभग हर एक से अपने सवाल आ ही रहा है। 1997 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वो 1997 में, तो 1957 को ये स्थापित हुई है यूनिवर्सिटी। 9वीं अनुसूची कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई है? 9th शेड्यूल का पूछा है, तो प्रथम संविधान संशोधन इसके तहत 1951 में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची है जो भूमि सुधार से संबंधित कानून है। 10वीं अनुसूची पूछे तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 1985 में, इसके तहत ऐड हुई है जिसमें दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची ऐड की गई है वो दोस्तों 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के जरिए की गई जिसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची ऐड की गई है 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो नगरीय शासन प्रणाली है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश का रहा है? इससे पहले इस टाइप से एक सवाल सेम पूछा गया जिसमें ये 2000 से 2020 तक था, लेकिन उसमें पूछा था किस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई निवेश रहा है, जो कि सेवा सेक्टर था, सर्विस सेक्टर था। आज पूछ लिया कौन से देश ने सबसे अधिक निवेश किया है इन 20 वर्षों में, तो देश के केस में हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस से अधिकतम एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुई है, इनफ्लो प्राप्त हुआ है। 2000 से 2020 तक की बात करें तो एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह है वो सर्वाधिक हुआ है मॉरिशस से, उसके बाद सिंगापुर, फिर यूएसए से। ये बात हो रही है 20 वर्ष की। वर्तमान का सिनेरियो अलग है, वो भी बताता हूं। बाकी जो ये पूरे 20 वर्ष यानी 2000 से 2020 तक है, सर्वाधिक जो कौन से फील्ड में ये निवेश हुआ, तो सेवा क्षेत्र में हुआ, ये आ चुका है प्रीवियस। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में हुआ है। अभी वर्तमान केसेस की बात करें तो वर्तमान 2020-21 में जो कुल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुआ है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, ये नंबर 1 पर है और इसी फील्ड में सबसे अधिक निवेश हुआ है अभी 2020-21 में। इसके बाद नंबर आता है निर्माण क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र यहाँ पर तीसरे स्थान पर आ गया है। और अभी का सिनेरियो अलग है, 20 वर्ष में ये पहले स्थान पर है सेवा
सेक्टर। और बाकी यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में निवेश हुआ 2020-21 में, इसमें भी सबसे अधिक गुजरात में हुआ है, ठीक है। और कितना हुआ 2020-21 में भारत में निवेश, तो 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। और शीर्ष निवेशक जैसे कि मैंने बताया 20 वर्ष में सबसे अधिक मॉरिशस का रहा इन्वेस्टमेंट, लेकिन अभी वर्तमान सिनेरियो क्या है 2020 से 21 का, सिंगापुर है वो पहले स्थान पर है भारत में सर्वाधिक निवेश के केस में 2020-21 में, उसके बाद यूएसए, फिर मॉरिशस है तीसरे स्थान पर। आपको अगला पूछा है डीआईजी की फुल फॉर्म, डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। किस आर्थिक सर्वेक्षण में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की गोल्डन जुबली मनाई गई है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, यहाँ पर आरबीआई की बात नहीं हो रही है। आरबीआई का आपको पता है 1949 को हुआ था, उस केस में गोल्डन जुबली कब मनाई जाती है? 50 वर्ष बाद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 14 प्राइवेट बैंकों का 1969 को हुआ है, उनमें यदि आप 50 वर्ष ऐड करेंगे तो ये 2019 में, ठीक है, 2019 में 50वीं एनिवर्सरी है या फिर गोल्डन जुबली मनाई गई है बैंकों के राष्ट्रीयकरण में। बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है कि 1969 में कितनी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और 1980 में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बात करूं यहाँ पर जो भी शेड्यूल्ड बैंक है वो कौन से अनुसूची में है? रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के किस सूची में है? सेकंड सूची में, याद रखना है, प्रीवियस एसएससी एग्जाम इस टाइप से एक सवाल पूछा हुआ है। कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है? तो जितने भी यूटी आप कह सकते हो, ठीक है, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, नगर हवेली पुलिस सर्विस, ये पूरी आप कह सकते हो इस प्रकार एक अलग से पुलिस सर्विस है और जो कंट्रोल की जाती है गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला सवाल यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड है, यानी बात हो रही है सीआरपीसी एक्ट की। सीआरपीसी एक्ट कब पारित हुआ है? सीआरपीसी एक्ट 1974 में पारित हुआ, ठीक है। और जो आईपीसी है वो 1860 में, ठीक है, आईपीसी 1860 में, सीआरपीसी 1974, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग महिला साक्षरता दर रही है, एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ, 65.46% फीमेल के केस में। पुरुष साक्षरता दर रहे 82.14%। ओवरऑल भारत की है 74.04, जिसमें सबसे अधिक केरल की है और सबसे कम बिहार की है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों नियासिन। ए का रेटिनॉल है, आ चुका है। विटामिन B1 का है वो थायमिन है, B2 का है राइबोफ्लेविन और नियासिन B3 का है, B5 का है पेंटाथोनिक एसिड है। तो ये सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का आपको केमिकल नाम पता होना चाहिए। B6 का है पायरिडॉक्सिन, B7 का है बायोटिन और B12 का भी बहुत बार आता है साइनोकोबाल्मिन है। सी का भी पूछा जाता है तो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये सभी आपको केमिकल नाम विटामिन का जरूर याद होना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पर चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्यवाद किस आर्टिकल से संबंधित है? चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्यवाद है आर्टिकल 29(2) से संबंधित है, ठीक है, आर्टिकल 29 खंड 2 से संबंधित है। तो इसमें ये आरक्षण से संबंधित वाद था, 1951 में हुआ था। मद्रास सरकार ने सरकारी नौकरी और कॉलेज की सीटों में जाति आधारित आरक्षण प्रदान किया था उस समय। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा कि इस तरह के आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 29(2) का एक तरीके से उल्लंघन करता है। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है कि राज्य द्वारा घोषित या फिर राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। इसके उल्लंघन से संबंधित ये पार 1951 में मद्रास सरकार बनाम चंपकम दोराय राजन केस है। ये आर्टिकल 29(2) से कहीं न कहीं संबंध रखता है। 1906 कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कीर्ति दादा भाई नौरोजी ने। ये जो सम्मेलन अधिवेशन हुआ कोलकाता में हुआ है। और इसके बाद 1907 में नरमदल और गरमदल अलग हुए थे। सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। और अन्य जितने भी इंपोर्टेंट महापुरुष कह सकते हो तो इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने की है 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की। महात्मा गांधी ने एक अधिवेशन 1924 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता की है। नेहरू जी के द्वारा 1929 लाहौर और 1937 फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की जा चुकी है। एनी बेसेंट है 1917 कलकत्ता अधिवेशन की। दादा भाई नौरोजी हैं, ये आया है, इससे पहले भी मैंने बताया है एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये सारे ही फैक्ट थे, आज यहाँ पर पूछ भी लिया दादा भाई नौरोजी का। तो 1886 1906 कलकत्ता दोनों ही अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, साथ साथ 1893 अधिवेशन लाहौर की अध्यक्षता भी की है। प्रथम अधिवेशन 1885 बंबई में हुआ था, वेमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। हाउडी मोदी इवेंट जो यूएसए में हुआ है 2019 में, ये किस सिटी में हुआ है? टेक्सास सिटी में हुआ है। एनआरजी स्टेडियम जो कि टेक्सास में है, वहां पर 22 सितंबर 2019 को हुआ है। हाउडी मोदी इवेंट है, मोदी जी गए थे यूएसए में, भाषण दिया था।
अगला सवाल यहाँ पर सुत्त पिटक है, ये किससे संबंधित है? सुत्त पिटक की बात हो रही है तो ये त्रिपिटक में आता है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है त्रिपिटक, यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक। तो ये 3 जो त्रिपिटक हैं इनमें से एक सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है। WTO का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये 1995 में मार्केज समझौते के तहत स्थापित है। प्रीवियस एक एग्जाम आया था, WTO को किस समझौते के तहत स्थापित किया गया है? मार्केज समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को। इसमें मेंबर कंट्री कितनी? 164। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? कंप्यूटर में कोई भी पैराग्राफ है आपको सेंटर में एडजस्ट करना है, अलाइन करना है तो कंट्रोल+E है वो शॉर्टकट की। यदि आपको राइट साइड में टेक्स्ट को अलाइन करना है कंट्रोल+R, जस्टिफाई के केस में कंट्रोल+J और लेफ्ट में कंट्रोल+L। अगला सवाल देखते हैं, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश कौन जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत विश्रांति काल, संसद के विश्रांति काल में ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अध्यादेश से संबंधित मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि है, एक एग्जाम आया था प्रीवियस एग्जाम में, 6 महीने 6 सप्ताह की है। और जैसे ही दोनों सदन है वो सत्र में आ जाते हैं उस केस में 6 सप्ताह के बाद ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण फाइनल कौन डिसीजन देता है? लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कोई भी विवाद उठता है कि जो विधेयक है वो धन विधेयक है या फिर नहीं है तो इनका निर्णय है वो सर्वोच्च रहेगा। इसके बाद कोर्ट वगैरह में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो किसी भी बिल के केस में कि वो धन विधेयक है या फिर नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष है निर्णय अंतिम कह सकते हो। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। और ये जो विधेयक है सरकारी विधेयक माना जाता है, इसलिए इसे केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 110 में संसद के द्वारा धन विधेयक को पारित करने संबंधी प्रावधान है आर्टिकल 110 में। अगला सवाल, संघ बनाने की आजादी किस अनुच्छेद में है? संघ यानी सी संघ। आर्टिकल 19C में संघ बनाने की आजादी, आर्टिकल 19A में बोलने की है, B में सभा की, सारे में बता चुका हूँ। 19D में है पूरे देश में आने जाने की, डॉन होने की, यानी पूरे देश में आ जा सकते हो। आर्टिकल 19E में पूरे देश में बसने की। आर्टिकल 19G से भी एक अलग से सवाल पूछे गए, बताने वाला हूँ। कोई भी व्यापार या जीविका की आज़ादी आर्टिकल 19G से। पहले F भी था, संपत्ति का अधिकार बाद में हटाया गया 1978 में। अगला सवाल है, किस मामले में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा नहीं है? बाद में माना कि हिस्सा है, लेकिन शुरुआत में कहा गया किस वाद में कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रेम्बल है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये मामला था बेरी वाला। इससे पहले भी मैंने बताया, सवाल आया था इसे। तो बेरी का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि बाद में केशवानंद भारती मामले में मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। अगला सवाल यहाँ पर, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। स्थापना 1994 में हुई है। स्थापना से इसका सवाल पहले से पूछा हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का आज फिर सवाल आया है। तो 1946 में स्थापित है। बाकी UN वुमेन है, इसकी स्थापना 2010 को ही है। प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया है? 1991 में दिया गया था, जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। पहला 1991 में दिया गया है रामविलास शर्मा को, फिर 1992 में सेकंड दिया गया है शिव प्रसाद सिंह को। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 34। सवाल पूछा गया है, किशोरों को जेल में नहीं डाला जा सकता है, जेल में नहीं भेजा जा सकता है, इससे संबंधित कोई वाद पूछा था, जिसको आंसर पता कमेंट करके बता सकते हैं। आर्टिकल 323B से सवाल पूछे गए। लैंग्वेज थोड़ी सवाल में घुमाई गई थी, क्या लैंग्वेज थी आप कमेंट करके बताना। आर्टिकल 323B में इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल जो निम्नलिखित विषय हैं उन विषयों में संबंधित विवाद में जो बना सकती हैं अधिकरण की स्थापना, कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम विवाद है, भूमि सुधार, नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, किराया और किराएदारी अधिकार, खाद्य सामग्री। तो इन पर अधिकरण की स्थापना की शक्ति जो संसद के पास आर्टिकल 323B का पूछा है। बाकी अधिकरण संबंधी प्रावधान है जो भारतीय संविधान संशोधन 42वां हुआ है 1976 में, इसके तहत अधिकरण संबंधी प्रावधान से प्रीवियस सेट में एक सवाल आया था, ये सेम पूछा था इसमें। 323A में लोक सेवाओं से संबंधित जो अधिकरण बनाने की स्थापना का उपबंध है वो 323A में है। बाकी जो विषय देख सकते हो इन सभी में अधिकरण स्थापित करने की जो आर्टिकल 323B में दिया गया है। किस मूल अधिकार के अनुच्छेद में सहकारिता शब्द जोड़ा गया है? कौन सा मूल अधिकार है? तो मूल अधिकार है आर्टिकल 19(1)C में यूनियन और एसोसिएशन के बाद यहाँ पर सहकारिता शब्द ऐड किया गया है आर्टिकल 19(1)C में। और ये दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है सहकारिता से संबंधित वो 97 है, प्रीवियस सेट में आया था। तो ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में हुआ है, जिसमें सहकारी समितियों के संबंध में भाग एक नया ऐड किया गया है, 9B भाग ऐड किया गया है। और ये दोस्तों राज्य के जो DPSP भाग 4 में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में एक आर्टिकल 43B भी ऐड किया गया था।
और अगला सवाल यहाँ पर एक पूछा गया है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसकी स्थापना 1918 में हुई है। आरटीआई एक्ट में कब संशोधन हुआ है। सूचना का अधिकार एक्ट 2005 वाला है, इसमें संशोधन हुआ है 2019 में, ठीक है। और आरटीआई एक्ट में एक प्रावधान क्या रहता है, जो भी आप सूचना लेते हो किसी भी डिपार्टमेंट से, तो ये सूचना आपको 30 दिन के भीतर मिलने की व्यवस्था रहती है। और यदि मांगी गई सूचना आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, वो सूचना आपको 48 घंटे के भीतर भी उपलब्ध हो सकती है। हु शेयर द डीपीएसपी आर द नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीवियस सेट में भी आया था। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी बात हो रही भाग 4 की, वो एक संविधान का अनोखा विशेषता है, एक अलग ही विशेषता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। एक सवाल पूछा, कौन सा स्वपोषी का उदाहरण है। पेड़ पौधे हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वपोषी है। फिर यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो कितने समय के अंदर मानवाधिकार के मामले को देख सकता है, पिछले कब तक के मानवाधिकार के मामले हैं। इसका आंसर पता है जो भी कैंडिडेट है वो कमेंट कर सकते हैं। फिर पूछा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं, तो ये भी सवाल का आंसर नहीं मिला, जिनको पता जरूर बताना। बाकी जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, ये प्रीवियस सेट में आया था, तो अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जा सकती है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, जो कि एक्ट है इसका, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये स्थापित किया है। फिर यहाँ पर पूछा है, जो उद्योग वाला सवाल था कि जो उद्योग, निजी उद्योग वगैरह हैं, वो कौन से आर्टिकल में अनुबंधित है, तो ये आर्टिकल 19(1) भाग 6 के 6 में ये इस प्रकार से आपको विकल्प दे रखा था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो जो हिंदी के सवाल पूछे गए, अरविंद का पर्यायवाची, कृतिकी का अर्थ पूछा है, झरना किसकी रचना है, जयद्रथ वध किसकी रचना है, उज्ज्वल की आपको सही वर्तनी पूछी थी, ऋजु का विलोम है, और निहार की रचना किसकी है, उपकार को मानने वाला एक शब्द, तम का विलोम पूछा है, संयोग का विलोम पूछा है, पहाड़ की लालटेन किस कवि की रचना है, और उसके बाद यहाँ पर चिकना घड़ा होना, इसका क्या मुहावरे का अर्थ है, संचारी भाव की संख्या कितनी है, आग का पर्यायवाची हिरण का पर्यायवाची है, मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है, झरना किसकी रचना है, ए का उच्चारण स्थान दंत वर्ण कौन से हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, वो इस टाइप से विकल्प थे। फिर यहाँ पर पूछा है संचारी भाव की संख्या कितनी है, नारियल का तत्सम आपको पूछा है। तो ये कुछ हिंदी के सवाल 22 सवाल हैं। तो इस प्रकार टोटल आपने सवाल देख लिए हैं जीके प्लस हिंदी के, आज जो आपके 30 नवंबर 2021 के प्रथम पारी के ये सारे सवाल हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना।